हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सब। मैं हनीश खेड़ा, टीचर ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, आपका फिर से स्वागत करता हूं खेड़ा स्मार्ट क्लासेस में। आज बेटा हम लोग अकाउंटेंसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लास 12 के पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6, इन सभी चैप्टरों के अंदर जो टॉपिक यूज होता है उस टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके सर, तो ये होता क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है चेंज इन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब जो पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने बना रखी है, वो जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ध्यान सुनिएगा, जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बना हुआ है, जिस एग्रीमेंट में पार्टनर्स ने लिखा है कौन कौन पार्टनर्स हैं, कितनी कितनी कैपिटल है बिजनेस के अंदर पार्टनर्स ने जो लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होने वाला है, ये सब जो लिखा हुआ है, अगर इसमें से किसी भी पॉइंट में कहीं पे चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके सर, समझ में आ गई आपकी बात? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो फर्म का होता है सर, वो किस किस वजह से होता है? बेटा एक तो होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अगर अपना प्रॉफिट बांटने का रेशियो चेंज कर लेते हैं तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो ये तो हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 बनता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड द सेकेंड वन इज द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर हम किसी न्यू पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिट कर लेते हैं, अगर हम किसी भी नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिट कर लेते हैं तो उससे भी क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो एग्रीमेंट बनाया है पार्टनर्स ने वो चेंज हो जाता है। तो ये भी किसका पार्ट बनता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ये है हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 4। इसके बाद एक आता है बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, अगर हम किसी पार्टनर का क्या कर देते हैं, रिटायरमेंट कर देते हैं, अगर हम किसी पार्टनर का क्या कर देते हैं, रिटायरमेंट कर देते हैं, या पार्टनर खुद से रिटायर हो जाता है, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही आता है, क्योंकि उससे भी एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं। अगर किसी पार्टनर की बेटा डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ पार्टनर, तो उस केस में भी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 6। तो जो हमारा चैप्टर 3, 4, 5 और 6 है, ये सारे के सारे चैप्टर क्या हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ये चारों चैप्टर आपस में लिंक करते रहते हैं, ठीक है। एक टॉपिक एक चैप्टर में पढ़ो, वही टॉपिक सेम सेम यूज होते रहते हैं आगे तक। तो मैं आपको पूरा कनेक्ट करके चलूंगा सभी चैप्टर के लिए कौन सा टॉपिक कहाँ यूज होने वाला है। तो आज हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी चैप्टर नंबर 3 से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3 से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। कौन से पार्टनर? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो अभी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, दैट इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को बांटने का रेशियो बदल लेते हैं अपनी सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो उसको हम बोलते हैं क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। 3 पार्टनर हैं, इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, जब इन्होंने फर्म स्टार्ट की तो अपना प्रॉफिट बांटने का रेशियो रखा 5:3:2, ठीक है। अब इनको काम करते करते सपोज दैट 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो
तो आज इन्होंने डिसाइड किया कि हम ना प्रॉफिट को बांटने का रेशियो बदलेंगे, इसको हम लोग 3:1 करेंगे। इन्होंने तीनों ने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अपना प्रॉफिट को बांटने का रेशियो क्या कर लिया, बदल लिया। ठीक है, प्रॉफिट को बांटने का रेशियो क्या कर लिया, बदल लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, जब पार्टनर्स अपनी मर्जी से अपना प्रॉफिट डिवाइड करने का जो रेशियो है उसको क्या कर लें, चेंज कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। इज इट क्लियर? मेरे को लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन रेशियो बदलना कोई ऐसे इजीली नहीं है, इसको कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप रेशियो बदलोगे तो आपको बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने पड़ते हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप रेशियो बदलते हो, अगर आप रेशियो बदलते हो तो रेशियो बदलने से होगा क्या कि किसी पार्टनर को गेन होगा और किसी पार्टनर को लॉस होगा। मतलब कोई पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर देगा और कोई पार्टनर गेन करेगा। बिल्कुल करेगा सर। जैसे इसमें देख लीजिए, इसका पहले 5/10 था, 3/10 था, 2/10 था, अब हो गया 3/6, 2/6 और 1/6। शायद इस वाले में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बी और सी के में बदलाव आ चुका है। बी और सी के अंदर रेशियो में चेंजेस आ चुके हैं। किसी ने गेन करा है, किसी ने लॉस किया है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है इस चैप्टर के अंदर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना हमारा सबसे पहला काम, पहला धर्म है इस चैप्टर के लिए। सेकंड, अब जब आप रेशियो चेंज कर रहे हो तो यहां पर आपने जो चैप्टर नंबर 2 में गुडविल को निकालना सीखा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी सीखी, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। सिखाएंगे साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद हमें जो पुराने रिजर्व्स रखे हुए हैं, प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, लॉसेस रखे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस। एंड हमें अपनी एसेट्स को रीवैल्यूएशन भी करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हमें जब हम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें ये सब टॉपिक कवर करने पड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कौन चैप्टर की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें इन चारों टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को बांटने का रेशियो बदल लेते हैं। ओके सर, समझाइए अब एक एक करके। बिल्कुल समझाएंगे बेटा। पहले हम आपको समझाएंगे हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बेटा एक बात बताओ, मान लीजिए दो लोग हैं, अभी उनका जो प्रॉफिट बांटने का रेशियो है वो 60-40 है। मतलब 60% ए को मिलता है और 40% बी को मिलता है। अब इन्होंने डिसाइड किया भाई हम लोग ना इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट को, 50-50। तो बेटा एक को गेन हुआ और एक को लॉस हुआ ना, तो आपको ये निकालना है किसको गेन हुआ और किसको लॉस हुआ। मतलब लॉस बोले तो सैक्रिफाइस, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। ओके सर, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालने वाले हैं हम? बहुत सिंपल है। गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बहुत ही सिंपल तरीके से न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर हम नए रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होके आ जाता है। और अगर हमें निकालना है कौन सा रेशियो सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
तो सर सैक्रिफाइस अगर निकालना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएं, और अगर गेनिंग निकालना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएं। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन हम चाहें तो सिर्फ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग गेन और सैक्रिफाइस दोनों निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया, अब जो उसका आंसर आया वो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब प्लस में आया, तो बेटा वो कहलाएगा गेन। और अगर ये नेगेटिव आया तो बेटा ये कहलाएगा क्या, सैक्रिफाइस। तो मतलब ये हुआ सर कि हम लोग अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हम उससे सैक्रिफाइस और गेन दोनों निकाल सकते हैं? यस बिल्कुल बेटा। ऐसे ही अगर सपोज दैट आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं और आपका आंसर पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव आएगा तो वो हो जाएगा सैक्रिफाइस, वो क्या होगा, सैक्रिफाइस। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, चाहे आप गेनिंग रेशियो का अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई कर लीजिए, आप दोनों में से कुछ भी अप्लाई करके दोनों का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बार समझा भी दीजिए इसको कैसे निकालते हैं। आइए बेटा समझाते हैं। मान लीजिए हमारे तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। ओके सर, इनका ओल्ड रेशियो था, पहले इनका प्रॉफिट बांटने का रेशियो था 5:3:2। ओके सर, अब सर इन्होंने नया रेशियो ना, अपना नया रेशियो बदल के सर इक्वल कर लिया, 1:1:1 कर लिया। कोई बात नहीं, 3:2:1 कर लो, 1:1:1 कर लो, 2:2:1 कर लो, वो इनकी मर्जी। तो सर हम क्या इनका गेनिंग रेशियो लगा के पॉजिटिव गेन और सैक्रिफाइस दोनों निकाल सकते हैं? यस बेटा, हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले हमने x को ले लिया, x का न्यू कितना है, 1, 1/3। ओल्ड कितना है, 5, 5/10। ओके सर, y का न्यू कितना है, 1/3। ओल्ड कितना है, 3/10। z न्यू कितना है, 1/3। ओल्ड कितना है, 2/10। ठीक है, तो ये हो गया 30, मैंने ले लिया एलसीएम 30। तो 3 10 जा 10 1 जा 10, 10 3 जा 3 5 जा 15। तो ये आ गया बेटा -5/30, माइनस का आ गया सर, माइनस का आ गया सर, माइनस का आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सैक्रिफाइस। क्या हो गया, सैक्रिफाइस। आइए इसको भी देखते हैं। 30, 3 10 जा 10 3 3 3 9, 1/30। ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड गेन। 3 10 जा 10 1 जा 10 3 3 2 6, 4/30। ये क्या हो गया, गेन। मतलब मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और उसी से हमें पता लग गया किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया। x का माइनस में -5/30 आया तो उसने गेन कर दिया, और y और z का पॉजिटिव आया तो इन्होंने क्या करा, गेन किया। उसने क्या करा, सैक्रिफाइस। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके सर, एग्जांपल देखते हैं एक और। देयर आर टू पार्टनर्स A एंड B, जिनका ओल्ड रेशियो 3:2 था। ओल्ड, नया बदल के इन्होंने कहा नहीं सर हम तो 5:3 रखेंगे अपना नया रेशियो। रख लीजिए जी, इन्होंने नया रेशियो कितना डिसाइड किया, 5:3। ओके, तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाता हूं जो कि ओल्ड माइनस न्यू है। क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए का ओल्ड शेयर था 3/5 और न्यू है 5/8। बी का ओल्ड है 2/5 और न्यू है 3/8। 8 5 जा 40, 5 8 जा 40, 8 here 24, 8 5 जा 5 5 25, माइनस का 1/40, 5 8 जा 8 2 जा 16, 8 5 जा 5 3 15, प्लस का 1/40। मैंने लगाया सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला। सैक्रिफाइस वाले केस में माइनस में आया तो क्या आएगा, गेन, और प्लस में आया तो क्या होगा, सैक्रिफाइस।
इतना ही सिंपल है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। चाहे तो ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिए, चाहो तो न्यू माइनस ओल्ड कर लीजिए, दोनों से ही आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है किसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट टॉपिक। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक के। अगर इस वाले टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और उसमें अपना क्वेरी डाल दीजिएगा, मेरे को आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको आंसर चाहिए हो वो आपको तुरंत मिल जाएगा। बस वीडियो को रेगुलर बेसिस पे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी क्वेरीज को कमेंट जरूर करना। आइए टॉपिक नंबर 2, अब मैं आपको समझाता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर एक बात बताएं ना सर, सर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर ही क्यों रहे हैं यहां पर? बेटा जो अब तक हमने मिलकर गुडविल को अर्न किया, मतलब जो मार्केट में हमने गुडविल बनाई, उसकी जो भी मार्केट में वैल्यू है, जो भी मार्केट में वैल्यू है, अगर हम उसका आज ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जो हमारा रेशियो चेंज हुआ है, मतलब जो अभी हम रेशियो चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए अभी मेरी गुडविल है 50,000 रुपये, मेरे दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2, तो एक को गुडविल मिलनी चाहिए 30,000 और एक को मिलनी चाहिए 20,000 रुपये। ठीक है, 30,000 और 20,000, एक को मिलेगी 30 और एक को मिलेगी 20, मान लीजिए एक्स और वाई है। लेकिन मैंने रेशियो चेंज कर लिया, मैंने रेशियो इक्वल कर लिया। अब फ्यूचर में कभी मैं गुडविल को डिवाइड करने लगा तो फ्यूचर में वो 25 और 25 डिवाइड होगी नए रेशियो के अकॉर्डिंग। तो बेटा इनके बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा कि जब हमने रेशियो पहले 3:2 था, तब तक की जो हमारी गुडविल थी वो तो 3:2 में डिवाइड होनी चाहिए थी ना। मतलब आपस में किसी तरीके का डिस्प्यूट ना हो, इसलिए हम लोग आज ही जब रेशियो चेंज कर रहे हैं उससे पहले वाली चीजों का सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके चल रहे हैं। 6 साल मैंने काम किया, साथ में मिलके एक्स और वाई ने हमने काम किया, हमने जो मार्केट में गुडविल कमाई है अब तक, उस पे जो हमारा अधिकार है वो 3:2 में है, तो उसको 3:2 में बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम फ्यूचर में उसको नए रेशियो में बांटेंगे तो किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो सकता है। तो उस वजह से कि फ्यूचर में कोई किसी तरीके का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना रहे, कोई डिस्प्यूट ना रहे, इसका ट्रीटमेंट हम आज ही कर लेते हैं। ठीक है, जिस दिन हम अपनी फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई क्यों कर रहे हैं? आइए करते कैसे हैं ये भी समझते हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, जो गुडविल होती है ना, दे आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, ये आप सब जानते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि गुडविल जो होती है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। एक होती है बेटा परचेज्ड गुडविल। कौन सी होती है? परचेज्ड गुडविल। एक होती है बेटा परचेज्ड गुडविल और एक होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। एक कौन सी हो गई बेटा? एक हो गई हमारी परचेज गुडविल और एक हो गई हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बेटा अगर परचेज गुडविल होती है, और अब मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो बहुत ध्यान सुननी है। परचेज गुडविल, चाहे चैप्टर हो चेंज इन पीएसआर का, मतलब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, सभी चैप्टरों में परचेज गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ करना है। किसी भी चैप्टर में दिखाई दे जाए परचेज गुडविल तो आपको हमेशा राइट ऑफ करना है। सर राइट ऑफ कैसे करते हैं? राइट ऑफ करने का तरीका देखो ना, आपने अभी जो गुडविल है वो आपने एसेट साइड में लिख रखी है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस है। एसेट साइड में जो भी चीज लिखी होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो राइट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। किसको? गुडविल को। और डेबिट किसको करे सर? पार्टनर्स को बेटा। तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमेशा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब सर इसको चेंज इन पीएसआर में मान लीजिए आपके पास XYZ 3 पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 था, न्यू रेशियो मान लीजिए इक्वल है, तो और गुडविल आपके पास 20,000 रुपए है, तो आप तीनों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, X, Y और Z, और 2 गुडविल एंट्री पास करेंगे और 20,000 को 5:3:2 में बांट देंगे। ओके सर, यहां तो समझ में आ गया। सर एडमिशन में यहां पर डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को और ओल्ड रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। रिटायरमेंट में भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, इसमें भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सब जगह ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, चाहे आ जाए चेंज इन पीएसआर क्वेश्चन, चाहे आ जाए एडमिशन का क्वेश्चन, चाहे आ जाए डेथ का क्वेश्चन, चाहे आ जाए रिटायरमेंट का क्वेश्चन। आपको यही ट्रीटमेंट फॉलो करते रहना है, किसके लिए? परचेज गुडविल के लिए। ओके सर, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है सर क्या करें? बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए चैप्टर्स में ट्रीटमेंट बदल जाते हैं, यहां कुछ और होता है, एडमिशन में कुछ और होता है, लगभग रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर का सेम होता है। ठीक है, चेंज इन पीएसआर और रिटायरमेंट में सेम सा है और एडमिशन में बिल्कुल अलग है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है यहां पर? इसका ट्रीटमेंट यहां पर हम लोग इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। कैसे करते हैं सर? गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देते हैं, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। सर ऐसा क्यों किया? बेटा ऐसा ही तो होना चाहिए, जो गेन कर रहा है उससे लेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको बेचारे को दे देंगे, तो जिसको मिलेगा पैसा वो क्रेडिट होगा, जो देगा उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल पास्ट। हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर दिया बिल्कुल आसानी से। तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन करेंगे कैसे सर? हमें तो कुछ चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाओ ना। अभी करते हैं, पहले थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता दें। सर मुझे जानकारी ये चाहिए कि हम क्वेश्चन के अंदर ये कैसे पहचान करें, ये कैसे जाने कि गुडविल सेल्फ जनरेटेड है या परचेज गुडविल है। तो आइए समझा देते हैं। सपोज दैट आपको बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन, और बैलेंस शीट गिवन है, उसके एसेट साइड में क्या लिखा है? उसके एसेट साइड में गुडविल लिखा है। क्या लिखा है? गुडविल। तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। मतलब अगर बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल लिखी हुई है, कभी भी, वो हमेशा 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 परचेज गुडविल है। ओके सर, अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है सर, फिर भी तब भी बता दीजिए। अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है, नॉट गिवन, और लिखा हुआ है बेटा गुडविल अपीयर्ड, या लिखा हुआ है अपीयरिंग, या लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग गुडविल, तो बेटा यहां भी आपको समझ जाना है कि कौन सी गुडविल है? ये परचेज गुडविल है। तो परचेज गुडविल की पहचान हो गई दो तरीके की, कि अगर बैलेंस शीट गिवन है और एसेट साइड में गुडविल लिखा है तो वो कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। और अगर बैलेंस शीट नहीं है और स्टेटमेंट में लिखा है गुडविल अपीयर्ड, गुडविल अपीयरिंग या एग्जिस्टिंग गुडविल, तो आपको समझ जाना है कि वो परचेज्ड गुडविल है। ओके सर, सेल्फ वाली को कैसे पहचाने? बस आपको यही याद रखना है, कभी भी बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखी होती है वो सेल्फ जनरेटेड नहीं हो सकती। मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में आती ही नहीं है। ओके सर, बात समझ में आ गई? सेल्फ जनरेटेड गुडविल सर नहीं आती किसके अंदर? बैलेंस शीट के अंदर। तो सर ये भी बता दीजिए उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल,
बेटा गुडविल, अगर वर्ड लिखा है गुडविल वैल्यूड, रीवैल्यूड, वैल्यूएशन, वैल्यूइंग, ऐसे कुछ वर्ड लिखे हैं तो समझ जाना बेटा ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो इससे आपको समझ जाना है ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूं कि जब चैप्टर रिटायरमेंट का आएगा, जब चैप्टर किसका आएगा, रिटायरमेंट का आएगा, तो उस केस में ये जो एंट्री है आपकी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग वाली पार्टनर की, यही एंट्री रहेगी। साथ में एक बंदा और क्रेडिट हो जाएगा जो रिटायर होगा, तब एंट्री हो जाती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब चेंज इन पीएसआर में गुडविल का ट्रीटमेंट और रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट सेल्फ वाली का सेम ही होता है, सेम तरीके से काम करना पड़ता है, और डेथ में भी। लेकिन एडमिशन के अंदर ट्रीटमेंट क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता है। बस आपको ये याद रखना है एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होना है, बाकी सभी चैप्टरों में सेम रहना है। और परचेज गुडविल का तो ट्रीटमेंट सभी चैप्टरों में सेम रहना, चाहे वो एडमिशन ही क्यों ना हो। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वहां से आप लोगों को समझ में आएगा इसको करना कैसे होता है। सपोज दैट हमारे दो पार्टनर हैं ए एंड बी, जिनका अभी जो रेशियो है वो 3:2 है। इनका रेशियो है 3:2। इन्होंने अब डिसाइड किया है, नाउ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इन्होंने डिसाइड करा है कि सर हम ना अपना प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। कर लो बेटा, इक्वली कर लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। जब इन्होंने ये डिसाइड करा है उस दिन फर्म के अंदर गुडविल अपीयर्ड है बेटा ₹1,00,000 और गुडविल वैल्यूड है बेटा 3,00,000। कोई दिक्कत है हमें सर, दोनों बात समझ में आ रही है। यहाँ रीवैल्यूड की जगह वैल्यूड की जगह रीवैल्यूड लिखा होता, वैल्यूएशन लिखा होता, वैल्यूइंग लिखा होता, पता लग जाता। अपीयर्ड की जगह एग्जिस्टिंग लिखा होता। तो ये कौन सी गुडविल है, दिस इज कॉल्ड पीजी, पोस्ट करें परचेज गुडविल। ये कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वैल्यूड वर्ड और अपीयर्ड वर्ड हमें बता रहे हैं कि ये परचेज और ये सेल्फ जनरेटेड, तो दोनों के ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होने हैं। तो पहले हम आपको परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं। आइए परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है जरा देख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन में परचेज गुडविल दिख जाए, बस आपको दिख जाए, तुरंत उठा के तुरंत 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 क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। क्या कर देना है, राइट ऑफ। कैसे करना है सर, बहुत आसान है। पार्टनर्स को कर दीजिए डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं ओल्ड वाले सबको डेबिट टू सर गुडविल, टू गुडविल। सर कितने की है गुडविल, गुडविल है 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए यहां लिखिए, इसको ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए 3:2, मतलब 60,000 और 40,000, काम खत्म। बीइंग गुडविल written off in old profit sharing ratio। बहुत ही सिंपल, पर सच में सिंपल है। एडमिशन में भी यही, रिटायरमेंट में भी यही, डेथ में भी यही, और चेंज इन पीएसआर में ही। मतलब एक बार पढ़ लिया काम खत्म। आइए सर सेल्फ वाले का भी समझा दो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बेटा। एक तरीका तो वो है जो आपको बुक में गिवन है, बुक में पहले ओल्ड और मतलब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो, उससे करो। मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताता हूं। यहां लिखो ए और यहां लिखो बी, हमारे दो भाई ए और बी, जिनका ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू है 1:1। दोनों रेशियो लिख दो।
अब हमारी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है मतलब 3 लाख, इसको एक बार 3/2 में बांट दो और एक बार इसको 3 लाख को 1/1 में बांट दो। ओके सर, बांट देते हैं। कैसे? 3 लाख को 3/2 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 180 और 120। 3 लाख को पहले हमने 3:2 में बांट दिया, मतलब सेल्फ वाली को। फिर इसको नए वाले में बांट दो, 1.5 लाख और 1.5 लाख। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान। ये 1,80,000 से बेचारा गिरता गिरता कहां पहुंच गया? बेचारा ने नए रेशियो में गिरावट आई, कितना पहुंच गया? 180 से 150। तो इसको 30,000 का क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और ये 120 से ऊपर पहुंच गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना जा रहा है? 30,000 का ये गेन कर रहा है, गेन। ठीक है बेटा, 30,000 का गेन। तो हुआ क्या? अगर ये रेशियो आज ये ट्रीटमेंट ना करें, फ्यूचर में ये 1.5 लाख मिलेगा तो इसको 30,000 का लॉस होगा, इसको 30,000 का फायदा। तो वो जो फायदा और लॉस होगा फ्यूचर में, उसकी ट्रीटमेंट अभी कर लेते हैं और एंट्री क्या पास करते हैं? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या होती है? B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। 30,000 30,000 being adjustment entry past। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। कहीं पे भी आ जाए सर, कहीं पे भी। अगर चैप्टर आपका चेंज इन पीएसआर का है तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदलना ही नहीं है। किसी भी हालात में आप कभी भी अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप यही रखेंगे। ठीक है, कुछ भी बोले वो, कोई भी लैंग्वेज, कुछ भी बकवास करता रहे, आपको कुछ भी करना है क्या? चेंज इन पीएसआर को, चैप्टर में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एंट्री पास कर देनी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस। बोलो, समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको कितना अच्छे समझ में आया। ठीक है, चलिए आते हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits accumulated losses and deferred revenue expenditure। तो इतना सारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है? बिल्कुल बेटा, ये सब हमारे प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, इन सब का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। ठीक है, इन सभी का हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेटा, ये रिजर्व्स, accumulated profits, accumulated losses, deferred revenue expenditure, इन 4 चीजों का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। कैसे करते हैं आइए समझते हैं, होते क्या है ये। बेटा रिजर्व्स तो ये वो हैं जो हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट को रिजर्व कर दिया था। ठीक है, अभी जो रिजर्व होते हैं ये भी 2 तरीके के हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। एक कैपिटल रिजर्व होता है, एक रेवेन्यू रिजर्व होता है। रेवेन्यू रिजर्व भी फिर 2 तरीके के होते हैं, एक जनरल रिजर्व होता है और एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। यहां पर अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो आपसे बात कर रहा हूं जनरल रिजर्व की। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। पुराने प्रॉफिट कमा रखे हैं, पहले से कमाते आ रहे हैं, उसका कुछ पार्ट है जो आपस में बांटा नहीं है, अभी रख रखा है फर्म के अंदर। किस लिए रख रखा है? फ्यूचर में कहीं काम आ जाए इसलिए रख रखा है। ऐसे ही कुछ पुराने लॉसेस पड़े हुए हैं। ऐसे ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 11th क्लास में पढ़ा था। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो एक्सपेंडिचर हम करते तो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन उसका यूज कैसे करते हैं? लॉन्ग टर्म के अंदर करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। तो ये सब खर्चे अगर हमारी बुक्स में हैं,
ये सब प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स और डेफर्ड रेवेन्यू हमारी बुक्स में हैं, और हम अपनी फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है या फिर डेथ है, तो आपको इन सब का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आइए हम आप लोगों को समझाते हैं किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपकी बुक्स में जनरल रिजर्व है और आपकी बुक में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। सर ये जनरल रिजर्व क्या होता है, कैसे कैसे हो सकता है? जनरल रिजर्व वही है जो हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने रिजर्व में रख दिया था, लेकिन उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। ये जनरल रिजर्व के नाम से हो सकता है, रिजर्व फंड के नाम से हो सकता है, ये सिर्फ रिजर्व के नाम से भी हो सकता है, ये कंटीजेंसी रिजर्व के नाम से भी होता है कई बार। ठीक है, इन सब नामों से ये हो सकता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। तो इनकी पहचान कैसे होती है? बहुत आसान है इनकी पहचान करना। देखिए, अगर कोई रिजर्व है, रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, या रिजर्व्स है, या कंटीजेंसी रिजर्व है, अगर ये सब चीजें हैं और आपने बैलेंस शीट बना रखी है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पाए जाएंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखे हुए होंगे, आप इजीली समझ जाना। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ भी लिखा है तो आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ही है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। बैलेंस शीट सर नहीं है तो क्या करें? सर बैलेंस शीट नहीं है, सर बैलेंस शीट नहीं है ना, तो ये अपने नाम से लिखे हुए होंगे। अगर होंगे तो, क्वेश्चन में होंगे तो ट्रीटमेंट करना है, वरना करना ही नहीं है। ठीक है, लिखे होंगे तो अपने नाम से लिखे होंगे। सर इसका भी बता दीजिए, इसको कैसे पहचाने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को? बेटा अगर बैलेंस शीट हो ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर पी एंड एल का बैलेंस लिखा हुआ है तो वो प्रॉफिट होता है। इसका बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो वो प्रॉफिट होता है। सर अगर बैलेंस शीट नहीं बनाई है तो क्या सर? अगर बैलेंस शीट नहीं है तो अगर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, या लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, तो बेटा समझ जाना है तो कौन सा बैलेंस है। ये दोनों ही केस में क्या है? प्रॉफिट है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा हो या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस लिखा हो, इन दोनों ही केसेस के अंदर ये क्या है? प्रॉफिट ही है, अगर बैलेंस शीट नहीं बनाई। ओके सर, समझ में आ गया? दोनों ही नेचर प्रॉफिट्स के हैं। करना क्या होता है समझना, ये करना क्या है इनका। बेटा इसके ना दो ट्रीटमेंट होते हैं, दो। अब दोनों ट्रीटमेंट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट कैसे पहचान करनी है, क्या ट्रीटमेंट करना है, उसके बारे में आपको बता दूं। मान लीजिए आपकी क्वेश्चन के अंदर ये जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या कंटीजेंसी रिजर्व के नाम से, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के नाम से लिखा हुआ है। ओके सर, अगर ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ भी बात नहीं करी, साइलेंट है क्वेश्चन, या क्वेश्चन ने कहा इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या क्वेश्चन ने कहा हम इसको बुक्स में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लेके आगे बुक्स में लेके नहीं जाना चाहते फ्यूचर में, हम चाहते हैं बुक्स में से ये हट जाए। ठीक है, या वो बोले हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते या कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ये डिसअपियर हो जाए बुक में से फ्यूचर में, हम चाहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उस केसेस में क्वेश्चन साइलेंट हो, इन सभी केसेस के अंदर, इन सभी केसेस में आपने क्या करना है? इनको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट। कैसे करना है? जनरल रिजर्व या जो भी नाम है रिजर्व का, वो उस नाम से डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है, और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। किस रेशियो में?
कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो में, ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो। चाहे चैप्टर हो किसका, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो, एनीथिंग, हर केसेस में हमें करना है इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन ये कहे कि हम चाहते हैं कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें, इसको अपनी बुक्स में कंटिन्यू रखें, ये डिसअपियर नहीं होना चाहिए, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नई बुक्स में, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होगी एडजस्टमेंट एंट्री? गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये एंट्री हमें पास कर देनी है। ओके तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहता है कंटिन्यू नहीं करना, चाहता है डिसअपियर हो जाए, चाहता है फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो उस केस में आपने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट दोनों के बैलेंस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। और अगर फर्म चाहती है कि हम इसको बुक्स में क्या करें? कंटिन्यू करें, बुक्स में कैरी फॉरवर्ड करें, उस केस के अंदर हम लोग एंट्री पास करने वाले हैं गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बिल्कुल समझ में आ गया सर? मैं आपको बताऊं, चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में ये वाला ट्रीटमेंट यूज होता है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। सर करना कैसे होता है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस? बिल्कुल वैसे से गुडविल का किया था। मान लीजिए जनरल रिजर्व है, कंटिन्यू करना है, पहले जनरल रिजर्व को ओल्ड में बांटो टेबल बना के, फिर न्यू में, फिर गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से, बिल्कुल सेम ऐसे। कोई कभी भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, यही टेबल बनाओ, बस यही टेबल पे ध्यान रखो कैसे करनी है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे आगे, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली यही ट्रीटमेंट चलता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर और डेथ, सब में यही ट्रीटमेंट। बांट दो, बांट दो। बांटने का तरीका क्या है? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट पार्टनर्स को जाएंगे, पार्टनर्स का फायदा, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो और इनको डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व वगैरह को। और अगर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ओके सर, आइए अब बात करते हैं सर किसकी? एक्यूमुलेटेड लॉसेस की और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। आइए इसकी बात करते हैं। सर ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं? बहुत सिंपल है बेटा, अगर बैलेंस शीट गिवन है और एसेट साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो बेटा वो लॉस होता है, वो एक्यूमुलेटेड लॉस है। ओके सर, और अगर बैलेंस शीट सर गिवन नहीं है, नॉट गिवन है, बैलेंस शीट नॉट गिवन है, तो सर उस केस में क्या होता है? उस केस में अगर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, तो वो क्या है? वो सर लॉस है। क्रेडिट बैलेंस और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो वो प्रॉफिट है, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस लिखा है हमेशा तो वो लॉस है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से। इन दो नामों से आपको दिखाई देगा क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन दो नामों से। बैलेंस शीट में होगा तो एसेट साइड में होगा, और अगर बैलेंस शीट में नहीं होगा तो कहां होगा? स्टेटमेंट में लिखा होगा। ऐसा नहीं है सब कुछ चीजें होंगी क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ना हो,
जिसका है उसका ट्रीटमेंट करना है, जो नहीं है उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो इसके भी बेटा दो ट्रीटमेंट हैं, इसके भी दो ट्रीटमेंट हैं। सेम वही बात, क्वेश्चन कहे इसको साइलेंट है या कहे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे कहे कैरी फॉरवर्ड कर दो, या मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, डिसअपियर हो जाना चाहिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, साइलेंट है। इन सभी केसेस के अंदर आपको इनको पार्टनर्स को डिवाइड कर देना है। कैसे करना है सर? लॉस बांट रहे हो तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो ना। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा हो, सस्पेंस लिखा हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो, वो सब एक ही बात है। कैसे बांटेंगे सर? ओल्ड पार्टनर्स को सर ओल्ड रेशियो, प्यारा रेशियो ओल्ड रेशियो, सब कुछ चलेगा ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो, हर चैप्टर में सेम चलेगा। इसका ट्रीटमेंट भी यही रहेगा हर चैप्टर में। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम बांटते चलेंगे, बांटते चलेंगे, बांटते चलेंगे, बांटते चलेंगे, बस रुकेंगे नहीं, बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो, डिवाइड कर दो पार्टनर्स को। और अगर ये कहे कि हम चाहते हैं कि हम इन लॉसेस को अपनी बुक्स में चलाते रहें, कंटिन्यू करें, कैरी फॉरवर्ड करें, हम चाहते हैं डिसअपियर ना हो, ऐसे ही रहे हमारी किताबें जैसी आज हैं, तो उस केस में आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन 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 अब हम गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, क्या है? लॉसेस हैं। तो एंट्री हो जाएगी बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके सर, एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई है सर। तो सर इसको करना कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है बेटा। जो ये एंट्री आपने करी थी, ये वाली जो आपने एंट्री करी थी, इसमें इसने गेन किया था, इसने सेक्रीफाइस किया था, तो आपने बी डेबिट टू ए की थी, अब ए डेबिट टू बी कर दो। काम वही करना है, बस एंट्री को बदल देना है। किस केस में? ये लॉस के केस में होता है। किसके केसेस में होता है? लॉसेस के केस में। बात समझ में आई? तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इसको हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू ना हो, ये डिसअपियर हो जाए, ये कैरी फॉरवर्ड ना हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये हम नहीं चाहते। साइलेंट है क्वेश्चन, बांट दो। 90% आपको बांटना पड़ेगा हर चैप्टर में इसको। अगर चेंज इन पीएसआर है तो वहां पर केस हो सकता है ये वाला, इस पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ जाए। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है सर? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम काफी हद तक बातों को समझ गए हैं। एक आध हम क्वेश्चन करेंगे तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक आध क्वेश्चन लूंगा, दो टॉपिक के क्वेश्चन, मतलब 2 क्लासेस के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एक क्लास में अभी ये वाली, ये 3rd टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ इसको कंप्लीट करूंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में 4th टॉपिक लेके फिर उसको कुछ क्वेश्चंस इसके पीछे से लेता हुआ आऊँगा। और मेरी बात मानिए, ये वाले पॉइंट्स आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, ना ही एडमिशन में, ना ही रिटायरमेंट में, ना ही डेथ में, ना ही पीएसआर। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आइए समझते हैं बात को। समझते हैं बात को, क्लियर करते हैं, ध्यान देते हैं छोटे से पॉइंट पे। अभी जो हमने रिजर्व पढ़ा है ना बेटा, वो रिजर्व कौन सा था? वो रिजर्व था स्पेसिफिक रिजर्व, वो सॉरी जनरल रिजर्व। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में। किसके बारे में?
सर स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? बेटा स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना जाता है, ठीक है? मतलब जैसे बिल्डिंग रिजर्व तो बिल्डिंग के लिए बना है, बिल्डिंग बनाएंगे उससे। मशीन रिजर्व मशीन के लिए बना है, मशीन बनाएंगे उससे, ठीक है? ऐसे ही उसको हम बोलते हैं क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व। तो आइए इस स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला रिजर्व हमारा जो आता है हमारे सिलेबस में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? बेटा मैंने एक फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री के अंदर ना लेबर काम करती है बेटा, लेबर लेबर भट्टी में काम करती है। वहां पर बिस्किट्स बनते हैं ओवन में, बड़े बड़े में, ठीक है? और ब्रेड्स बनती हैं, मैंने लगा रखा है। अब काम करते करते किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए, बेचारा जल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो बेटा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस वर्कर का मैं इलाज कराऊं, उस वर्कर को मैं कंपनसेट करूं। तो अगर मान लीजिए उस टाइम पे जब वर्कर के चोट लगी मेरी जेब में पैसा नहीं है, तो उस केस में मुझे पैसा खर्च करने के लिए करना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए कंपनियां ये सोचती हैं कि हम टाइमली हर साल थोड़ा थोड़ा रिजर्व बनाते रहें, कि कभी ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए तो हम यहां से पैसा रिजर्व से निकाल के उन लोगों को कंपनसेट कर। तो उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसके लिए होता है? वर्कर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? वर्कर्स के लिए। बनता प्रॉफिट से ही है। हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा 1%, 2%, 4%, जो भी हमें सही लगता है, हम उतना हर बार निकाल के उसमें डाल देते हैं। ओके सर, अगर ये हमारी बुक्स में है और हम चैप्टर कर रहे हैं किसका? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यही चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पर, और ये हमारी बुक्स में है, तो हमारा ट्रीटमेंट सेम रहने वाला है चारों चैप्टर में। मतलब भाई साहब कूल हो जाओ, एकदम एकदम मस्त हो जाओ, कह दो सर यही ट्रीटमेंट होगा। चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ा लो, आप पढ़ा लो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर चेंज इन पीएसआर, आपको यही एक ट्रीटमेंट फॉलो करना है। क्या करना है? एक बार समझ लो, काम खत्म। मान लीजिए आपकी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और ये 50,000 रुपए का आपका है। कितने का है? 50,000। ये मैंने एज्यूम कर लिया, ये 50,000 रुपए। और हमने देखा कि जब ये हमारी बुक्स में है और हम ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कोई क्लेम नहीं आया। नो क्लेम, नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब कोई क्लेम हमारे ऊपर नहीं है किसी भी तरीके का। मतलब हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आई, किसी वर्कर को चोट नहीं लगी, किसी वर्कर के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ। हम बिल्कुल बिंदास हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। नो क्लेम, बिल्कुल कोई क्लेम नहीं है। तो आप क्या करें? इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खुशी खुशी अपने पार्टनर्स को दे दें, जिससे वो आज घर में मिठाई लेके जा सकें। पार्टनर्स को कहो जाओ अपने घर, आज मिठाइयाँ लेके जाओ, अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी लेके जाओ, अपने पार्टनर्स को उठा के ये रिजर्व बांट दीजिए। ठीक है? किस रेशियो में बांट दीजिए? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। अगर कोई क्लेम नहीं है, मतलब आपके यहां पर कोई दुर्घटना नहीं घटी, किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी, उठाया, रिजर्व पार्टनर्स को बांट देना है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, हमेशा यही ट्रीटमेंट रखना है। आइए सर, दूसरा है क्लेम है। अब की बार चोट लग गई बेचारों को, ऐसा अजम्पशन हमने ले ली कि उनको चोट लग गई। सर चोट लगने के केस में 3 बातें हो सकती हैं। क्या सर? 3 बातें कैसे? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, ये 3 बातें हो सकती है सर। पहली कंडीशन है, क्लेम आया सर
30,000 रुपए। दूसरा हो सकता है सर कि क्लेम आया 50,000 रुपए का, ज्यादा चोट लग गई, कम चोट लगी, ज्यादा चोट लगी, और बहुत ज्यादा चोट लग गई भैया, क्लेम आ गया 70,000 रुपए का। और तेरी का तो बहुत कैड़ा हो गया मामला। क्लेम कितना आ गया? 70,000 रुपए। अब अगर मैं पहले केस में देखूं तो मैं कहूंगा मेरी जान बच गई। क्लेम जो है वो कम है किससे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। रिजर्व कितना है? 50,000। दूसरे वाले में मैं कहूंगा अरे मैं बच गया, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे बच गया, बिल्कुल बाउंड्री पे जाके बचा हूं। क्लेम किसके बराबर है? रिजर्व के बराबर। आखिरी वाले में मुझे दिक्कत परेशानी होने वाली है, क्योंकि क्लेम क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा है। ठीक है सर, बात तो सही है सर। तो अब सर इस वाले केसेस में क्या होता है, आइए समझाते हैं। मान लीजिए ये वाला केस है। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में आपने बड़ा सिंपल काम करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो डेबिट कर देना है। कितने से डेबिट करना है सर? जितना है 50,000। रिजर्व तो 50,000 का ही है ना, 50,000 से आपको उसको डेबिट कर देना। ठीक है, 1 मिनट स्पेस बन जाए, आपको एंट्री करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व जितना है उतना ही डेबिट करना है, तो आपने इसको डेबिट कर देना है 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना क्लेम है? 30,000। क्लेम को क्रेडिट कर देना है। अब 50,000 रुपए में से अगर मैं 30,000 रुपए वर्कर्स को क्लेम दूंगा तो मेरे पास 20,000 रुपए बचेंगे ना, तो वो किसको बांट दूं? पार्टनर। पार्टनर्स को कैपिटल या करंट अकाउंट में 20,000 रुपए बांट दें। ये काम करना है बड़ा सिंपली। जितने पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एक ही नारा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, बीइंग क्लेम रिकॉर्डेड and remaining reserve distributed। दूसरा है सर क्लेम 50,000 रुपए का है। सर क्लेम 50,000 का है, क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो उतने से ही डेबिट होगा जितना है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 50,000 बीइंग क्लेम रिकॉर्डेड। अब पार्टनर को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, पार्टनर को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा हमने क्लेम क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है सर। आइए बेटा कंडीशन नंबर 3 पे ले चलते हैं आपको। कंडीशन नंबर 3 हम यहां कर रहे हैं, वो आके लाया हूं। सर अब की बार तो क्लेम ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ज्यादा है। कैसे करेंगे सर? आइए सिखाते हैं बेटा कैसे करना है। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना है उतना ही डेबिट करना है, 50। क्लेम जितना है उतना ही क्रेडिट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70। सर ये तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ गई। सर डेबिट 50,000 कर रहे हो और क्रेडिट 70,000, सर कैसी अकाउंट्स पढ़ा रहे हो? सर बेटा कर रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सबर लो सबर लो। हमारा जो क्लेम है वो 70 है और रिजर्व हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए है। तो 20,000 का जो एक्स्ट्रा हमने क्लेम जाएगा उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना चाहिए। लेकिन यहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के भाई को यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 20,000 रुपए।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लेम रिकॉर्ड करेंगे कितने का, पूरा 70,000 का क्लेम रिकॉर्ड हो गया। बीइंग क्लेम रिकॉर्डेड, बीइंग क्लेम रिकॉर्डेड, क्लेम रिकॉर्ड कर लेंगे हम कितने का बेटा, पूरा का पूरा 70,000 का, और जो उसमें एक्स्ट्रा क्लेम आया है वो 20,000 रीवैल्यूएशन चल जाएगा। और ये जो रिवैल्यूएशन का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, 20,000 का सर लॉस हुआ है हमें एक्स्ट्रा, वो कौन बांटेगा आपस में, पार्टनर्स बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स को लॉस बांटेंगे तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट करेंगे किसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 20,000। कौन से रेशियो में सर, तो ये है हमारा पूरा टॉपिक किसका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। ठीक है, तो क्या करना है सर, क्लेम नहीं है बांट दो पार्टनर्स को, क्लेम है कम है, जितना क्लेम है उतना क्लेम में डालो, बाकी पार्टनर्स को बांटो। सर बराबर है, जितना सारा क्लेम में डाल दो। सर ज्यादा है, सर एक्स्ट्रा वाला लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट करो और उस लॉस को पार्टनर्स को बांट दो। आई थिंक आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इतनी बात में, समझ में आ गई इतनी बात, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। दूसरा हमारा जो रिजर्व होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक खास बात बताऊं आपको, कि जो आपने पढ़ा है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपको एज इट इज हर चैप्टर में चलाना है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में यही करते रहना, बस यही काम रहेगा आपका इसमें। ठीक है, ये वाला रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें भी यही करना है। अच्छा, ये कई बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से दिया होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये रिजर्व ही है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है सर। ये बेटा फर्म ना इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। अब वो जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने के चांसेस भी तो हैं। तो लॉस से अपने आप को बेसिकली बचाने के लिए कंपनियां करती हैं एक रिजर्व बनाती है, जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब प्रॉफिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी बेटा, वैसे तो प्रॉपर्टी के दाम कभी कम होते नहीं, लॉस होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लो मैंने कोई शेयर्स खरीदे, मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, तो फ्यूचर में 2 साल बाद हो सकता है कि वो 2 करोड़ के शेयर 2 करोड़ के ही रहें, 2 करोड़ 40 लाख के हो जाएं, 1.5 करोड़ के हो जाएं। तो लॉस होने के केस में मुझे डर लगता है बस, तो लॉस होने के केस में मैं एक रिजर्व बना के रखूंगा, क्या नाम है उसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जो रिजर्व बनेगा ये किसके लिए बन रहा है, उस इन्वेस्टमेंट की लॉस की रिकवरी के लिए। ओके, मान लीजिए मेरी बुक्स में ये जो रिजर्व बना रखा है ये 20,000 रुपए का, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने खरीदी थी, मतलब उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, जितने पे खरीदी थी बुक वैल्यू, मैंने उसको खरीदा था 1 लाख रुपए में। कितने में खरीदी मैंने, 1 लाख रुपए। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैंने केस नंबर 1 लिया, मैंने लिया केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है, मैंने इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू ली है कितनी, 1 लाख। मान लीजिए मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 1 लाख रुपए की थी, कितने की थी, 1 लाख रुपए की, और मैंने अपने लॉस से बचने के लिए 20,000 का रिजर्व बनाया हुआ है। तो आइए मैं आपको केसेस समझाता हूं। अब सुनिए, इस वाले केस में इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, मान लीजिए 1 लाख ही है। पहला केस लिया है, केस नंबर 1, ठीक है। दूसरा केस मैंने लिया, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,20,000 रुपए है,
1,30,000 रुपए है, ठीक है। दूसरा केस मैंने ये ले लिया। पहले मैं आपसे इन दोनों ही केसेस के बारे में बात करूंगा। केस नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। केस फर्स्ट देखिएगा, मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों बराबर है, नो गेन नो लॉस। समझ में आ रही होगी मेरी बात? ना तो मुझे कोई फायदा हो रहा है, 1 लाख की चीज थी 1 लाख रुपए की पड़ी हुई है, तो मैं अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था कि मुझे लॉस हो सकता है, क्या करूंगा उसको मैं पार्टनर्स को बांट दूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कौन से रेशियो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके सर, समझ में आ गई बात हमें आपकी? बहुत ही सिंपल है, 20,000 का रिजर्व है, सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लेकिन सर अब इस वाले में तो मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई, बिल्कुल ज्यादा हो गई। बड़ी खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है बेटा, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। जो मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, आज वो 1,30,000 रुपए हो गए बेटा, 1,30,000 रुपए। ओके सर, तो सर कैसे करोगे इसको? बेटा मुझे फायदा हुआ है 30,000 रुपए का फायदा। फायदे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं का भाई रिवॉल्यूशन अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो गेन हुआ। कितने का गेन हुआ? 30,000 का गेन हुआ, 1 लाख से 1,30,000 हो गई। ठीक है सर, तो क्या करोगे सर? इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालता तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करता, लेकिन यहां इसका भाई है तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 रुपए बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। बेटा वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना प्लीज, थोड़ा मोटिवेट कर देना, ठीक है? अच्छा लगता है, कोशिश करी जा रही है आपको हर चीज समझाने की, ठीक है? सारा मटेरियल आपको देने की कोशिश की जा रही है। कोई क्वेश्चंस अगर आपको दिक्कत करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है? आइए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को जो बड़ी है उसका गेन रिकॉर्ड कर लिया। कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं उसका भाई रिवैल्यूएशन। अभी रिवैल्यूएशन का जो गेन हुआ है किसको बांटोगे? फायदा हम पार्टनर्स को बांट देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सर कौन से रेशियो में बांटोगे? सर बेटा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो सर एक बात तो बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया था वो तो यूज ही नहीं हुआ, तो बेटा वो भी हम किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हम किसको बांट देंगे? पार्टनर्स, क्योंकि वो तो लॉस के लिए बनाया था, वो यूज हुआ ही नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड में बांट देंगे। तो 3 एंट्री करनी पड़ेंगी बेटा, 2 एंट्री में भी काम चल सकता है। आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सर केस नंबर 3 पढ़ते हैं। केस 3 सर मैंने लिया, केस 3 है बेटा ये। केस 3 में 3 कंडीशन होती हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। पहला मैंने लिया, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो 90,000 है। क्या चलो 90,000 नहीं लेते हैं, 85 लेते हैं। दूसरा मैंने लिया, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 80,000 है,
और तीसरा मैंने लिया इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 70,000। ये तीनों ही केस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम के हैं, कम के। लेकिन तीनों ही केस में कुछ खास बात है, इसमें लॉस है 15,000 का, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब उसकी वैल्यू 85,000 है, तो मुझे जो लॉस हो रहा है वो 15,000 हो रहा है। इस केस में कितना लॉस है, इसमें लॉस 20,000 है और इसमें लॉस 30,000। जी सर, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। सर लॉस 15,000 है सर। सर बच गए हम, सर बच गए, लॉस कम है सर। IFR 20,000 का बना रखा था हमने, सर हमने IFR 20,000 का बना रखा था, बच गए सर। सर अब की बार भी बच गए सर, लॉस IFR के सर बराबर हो गया, सर बच गए। हमने 20,000 का IFR बनाया था, हमारा लॉस भी कितना हुआ है, 20,000 का ही हुआ है। ठीक है, अब की बार बेटा लॉस ज्यादा है, किससे, IFR। बेटा आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, बहुत गर्मी है, देखो पूरा पसीना आ रखा है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस मेहनत को समझें और शेयर, लाइक, कमेंट तो करें ही करें, साथ में इसको बिना स्किप करें आप इसको यूज करें, कि ये जो ऐसे टॉपिक हैं जो सारे के सारे चैप्टरों में यूज होने हैं, है ना। अब क्या करें सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सर डेबिट करें, सारे रिजर्व को हम डेबिट ही करते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल, 20,000 का। अब मुझे लॉस कितने का हुआ है, 15,000, तो मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 15,000 से, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया कितने से, एसेट कम हुई है 15,000 से, तो उसको क्रेडिट कर दिया 15,000 से, और बाकी बचा हुआ 5,000 हमने किसको बांट दिया, पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में सर, वही सर अपना रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे पार्टनर्स को। ठीक है, 20,000 में से 15,000 का लॉस रिकॉर्ड कर लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट पे लॉस, और 5,000 पार्टनर्स को। दूसरा सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे 20,000 से, तो हमारा लॉस भी होने का ही है, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे सर 20,000 से। सर पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। तीसरा केस सर क्या है, तीसरा केस में तो बेटा लॉस ज्यादा हो गया, 30,000 का लॉस हो गया, तो पहले लॉस रिकॉर्ड करते हैं। आइए करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। देखिए बेटा पहली एंट्री क्या होगी लॉस रिकॉर्ड करने की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये थर्ड केस चल रहा है बेटा, थर्ड कंडीशन, थर्ड केस का थर्ड कंडीशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का था, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितने से कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई बेटा 30,000 से। लॉस कितने का हुआ है, 30,000 का। सर ये तो डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हो आप, तो मैच ही नहीं कर रही, करेगी बेटा। एक्स्ट्रा लॉस डेबिट किस में कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का सर, 10,000 रुपये। ठीक है सर, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस रिकॉर्ड कर लिया, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लिया बेटा। इसके बाद सर ये जो लॉस हुआ ना रिवैल्यूएशन का, ये पार्टनर्स को बांट देते हैं, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे कैपिटल या करंट अकाउंट, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितने का बेटा, 10,000 का। किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में बेटा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। आपको ये वाला रिजर्व भी ऐसे ही कंटिन्यू करना है सभी चैप्टरों में, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो चेंज इन PSR हो। बराबर है पार्टनर्स को बांट दो, ज्यादा है तो पहले गेन रिकॉर्ड करो, और गेन और IFR दोनों पार्टनर्स को बांट दो, कम है तो इसको रिकॉर्ड कर लो, कम है वो भी रिकॉर्ड करो, मतलब इतना कम है कि पार्टनर्स को बांट सकता है तो पार्टनर्स को बांट दो, नहीं तो लॉस रिकॉर्ड कर लो बस सारा।
और ज़्यादा लॉस हो तो रिवॉल्यूशन में डाल दो और रिवॉल्यूशन को पार्टनर्स। तो बेटा बेसिकली बात ये है कि ये जो टॉपिक है ना ये एज इट इज़ ही आपको यूज़ करते रहने हैं, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं आपके लिए उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो कोर टॉपिक की होगी और कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं चेंज इन पीएसआर को खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।